वेलकम टू द क्लास। आज का टॉपिक है नेचुरल लॉ स्कूल। ज्यूरिस्प्रूडेंस की क्लास चल रही है सीरीज में। आज एक टॉपिक है नेचुरल लॉ स्कूल। ठीक है, यहीं पे एक चीज देख लेते हैं, कहाँ कहाँ आता है ज्यूरिस्प्रूडेंस। एलएलबी में आएगा ही। एलएलबी में आपने अच्छे से पढ़ लिया, एलएलएम के एंट्रेंस में आ सकता है, कोर्स आता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ बीएचयू में। नेट अगर आप ऑप्शनल लॉ से कर रहे हो तो फर्स्ट यूनिट ही ज्यूरिस्प्रूडेंस है। ठीक, सेकेंड चीज, नेचुरल लॉ के स्कूल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं स्कूल के बारे में, है ना। स्कूल, स्कूल मतलब क्लान। क्लान मतलब अलग अलग शाखाएं जहां अलग अलग तरीके से विधि का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस में विधि का ही अध्ययन होता है। तो सबसे पहले हम नेचुरल लॉ का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल है। क्यों ओल्डेस्ट है? देखो, सोसाइटी, वर्ल्ड, धरती इत्यादि जो आया है वो आया है नेचर से। ठीक है, नेचर से। ठीक है, सो ये जो लॉ है स्कूल डेवलप नहीं हुआ है, ये प्रारंभ से ही स्थापित हो गया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इंसान ने वृद्धि की है, इंसान ने सबसे पहले किसको मान्यता दी? गॉड को। ठीक है, और ये स्कूल भी गॉड को मान्यता देता है। बहुत डीपली नहीं जाना था, इतना ही जाना था इसमें। ठीक, चलो। सो स्कूल इन ज्यूरिस्प्रूडेंस पहले देख लेते हैं स्कूल क्या होते हैं। अलग अलग शाखाएं जो विधि का अलग अलग प्रकार से अध्ययन करती हैं और बताती हैं कि विधि क्या है। ठीक है, इनके हिसाब से विधि क्या है। तो इसमें है एनालिटिकल स्कूल, नेचुरल लॉ स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, रियलिस्टिक स्कूल। ठीक है, और एक है मार्क्स विचारधारा वाला। सो ये पांचों छठ, ये छह तो इंपॉर्टेंट है ही, और एक नया मॉडर्न डेवलपमेंट अभी चल रहा है। ठीक है, फेमिनिस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड कस्टमरी ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक, तो आज का टॉपिक है नेचुरल लॉ स्कूल। क्या मानता है, क्या डेफिनेशन है इसकी? ये मानता है कि जो विधि होती है, ठीक है, जो लॉ होता है वो यूनिवर्सल होता है, प्रकृति में विद्यमान है, उसको कोई बनाता नहीं है। ठीक है, और जो मानव आचरण है वो वहीं से कंडक्ट में आ जाता है, उसके मानव आचरण के कंडक्ट में वो आ जाता है। कहाँ से निकलता है लॉ? नेचुरल लॉ के अनुसार लॉ कहाँ से निकलता है? ठीक है, तो नेचर से, युक्त युक्त कारण से, या ईश्वरीय शक्ति से, ईश्वरीय इच्छा से बनता है। विधि कहाँ से बनती है? ईश्वरीय इच्छा से। ठीक है, ठीक है। ट्रस्ट विथ पॉजिटिव लॉ। ठीक है, पॉजिटिव लॉ के विरोध में नेचुरल लॉ काम करता है। पॉजिटिव लॉ क्या है ये हम एनालिटिकल स्कूल में देखेंगे। सो द बहुत सारे इसमें मैक्सिम है नेचुरल लॉ में, इसमें से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, ये भी देख लेते हैं। इसके अलावा भी आगे हम देखेंगे मैक्सिम। लेक्स इनजस्टा नॉन एस्ट लेक्स। ठीक है, लेक्स इनजस्टा नॉन एस्ट लेक्स, इसका क्या मतलब होता है? देखो, इनजस्टा से तुम इनजस्टिस ले लो, लेक्स का मतलब होता है विधि। ठीक है, लेक्स का मतलब होता है विधि। हमारे क्लास हमारे चैनल में भी ये देखो लॉ लेक्स लिखा हुआ है ना, तो लेक्स का मतलब होता है विधि। ठीक है, ओके। तो ये बोल रहा है इनजस्टिस विधि, ऐसी विधि जो अन्यायपूर्ण है। ठीक है, वो कोई विधि नहीं है, अर्थात विधि को हमेशा न्याय करना चाहिए। ठीक है, चलो इसका थोड़ा डेवलपमेंट देखते हैं। देखो, पहले एंशियंट काल आया होगा जब ये विधि आई थी, क्योंकि सबसे पुरानी विधि में से एक है। फिर चलो, सो सबसे पहले एंशियंट, प्राचीन काल से आया। हमने पहले देखा कि नेचर से जोड़ के देखो इसको। ठीक है, नेचर क्या है प्राचीनता में। ठीक है, तो सबसे प्राचीन जो हमें विधि शास्त्री दिखते हैं या समाज फिलोसफर दिखते हैं वो है सुकरात। ठीक है, इन्होंने कहा विधि जो है तर्क युक्त होनी चाहिए। ठीक है, तर्क आधारित होनी चाहिए। कैसे तर्क आधारित? नेचर के साथ तर्क आधारित। ठीक है, देखो नेचर, जो नेचुरल लॉ है, दो वेरी इंपॉर्टेंट चीज को मानता है नेचुरल लॉ। पहला कि विधि मोरल, नैतिक होनी चाहिए। वो विधि जो नैतिकता से भिन्न है वो विधि नहीं होगी, चाहे जितनी वो अच्छी हो। फॉर एग्जाम्पल, हम एलजीबीटी कम्युनिटी को आजकल बहुत प्रमोट करता है, अच्छा उनके भी अधिकार है भाई, बट चूंकि नेचुरल लॉ के अनुसार वो मोरल के खिलाफ है, इसलिए ऐसी विधि को मान्यता नहीं देनी चाहिए।
और विधि जस्टिस प्रदान करने वाली होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी ने किसी की हत्या की है तो उसको सुधारने का मौका देते हैं, आजीवन कारावास दे दिए, और फिर वो जेल में है, अगर वो अच्छा उसका आदत सुधर गया तो उसको छोड़ भी देंगे, है ना। बट नेचुरल लॉ के अनुसार ये जस्टिस नहीं है, क्योंकि जो विक्टिम है, जो उसकी फैमिली होगी, जो मर गया है, उसका उसका दुख आप नहीं देख रहे हो, ठीक है। चलो, प्लेटो, फिर आए प्लेटो, ठीक है। इन्होंने कहा न्याय के आदर्श रूप के रूप में होना चाहिए, मतलब विधि को क्या होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, ठीक है। फिर आया अरस्तु, इन्होंने कहा प्राकृतिक न्याय बनाम कानूनी न्याय के बारे में अपने विचार रखे, और उन्होंने कहा कि प्राकृतिक न्याय क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, ठीक है। हिस्टोरिक तो जितने तुमको ओल्ड फिलोसफर टाइप के दिखेंगे वो मोस्टली हिस्टोरिकल, सॉरी नेचुरल स्कूल के हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद आया मध्यकाल, यहाँ पर आपको दिखेंगे अगस्टाइन, और इन्होंने डिवाइन विल की वकालत की, ठीक है। इससे मतलब नहीं, फर्क नहीं पड़ता कि जो कानून है वो किस प्रकार का है, ठीक है। कानून वही अच्छा होगा जो मोरल से संबंधित होगा, नैतिक होगा और जस्टिस देता होगा, ठीक है। और ये कानून ही नेचुरल लॉ है, ये कहाँ से आता है, इनके अनुसार ये डिवाइन से, गॉड से आता है, ठीक है। थॉमस एक्विनास है, इनका याद रखना। ये 4 प्रकार के इन्होंने कानून दिए थे, शाश्वत, ईश्वरीय, प्राकृतिक और मानवीय, ओके। ये क्वेश्चन इटर्नल, डिवाइन, नेचुरल और ह्यूमन, तो एक इनके अनुसार एक कानून होता है जो इटर्नल होता है, ठीक है, सभी जगह पर सभी के लिए बराबर रूप से पूरे विश्व में है, ठीक है, जैसे जीवन का अधिकार ले लो, ठीक। एक होता है डिवाइन, ईश्वर के द्वारा बनाया गया। एक होता है नेचुरल, और एक होता है ह्यूमन, जैसे कि ह्यूमन राइट्स। तो ये चारों नाम तुम्हें याद रखना, ई, डी, एन एंड एच, ठीक है। ये 4 किसने दिया था, थॉमस ने दिया, ठीक है। कैसे याद रखना, थानोस, थानोस याद है कोई, हाँ, एवेंजर्स वाला, ठीक है, ओके। उसके बाद आया पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल में जो है हीगो ग्रोडियस, थॉमस हब्स, जॉन लॉक और रूल्स, ठीक है। ये चारों भी किससे संबंधित है, नेचुरल लॉ स्कूल से। ह्यूगो कहते हैं कि जो भी विधि होनी चाहिए नेचुरल लॉ की, जो कि नेचुरल लॉ से ही संबंधित है, तो नेचुरल लॉ की विधि श्रेष्ठ क्यों है, नेचुरल लॉ की विधि विधि है क्योंकि ये तर्क आधारित होती है, ठीक है। थॉमस हॉब्स जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध, और इन्वर्टेड गोल्डन रूल, स्वर्णिम नियम, ये दोनों देते हैं, ये याद रखना कि सामाजिक अनुबंध, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और गोल्डन रूल, इन्वर्टेड गोल्डन रूल का सिद्धांत किसने दिया था, थॉमस हॉब्स ने दिया था, ठीक है। प्राकृतिक अधिकार की वकालत और कौन करता है, जॉन लॉक। ये कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकार अति आवश्यक है, और ये 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं जो हर व्यक्ति को मिलने चाहिए, जैसे लाइफ, कोर्स लाइफ मिलेगा तभी कोई व्यक्ति, इनका मतलब है कि वो सुरक्षित भी होना चाहिए, जिंदगी मिलने के बाद सुरक्षित भी होना चाहिए। दूसरा फ्रीडम, स्वतंत्रता, और तीसरा संपत्ति। ये तीनों किसी व्यक्ति के क्या है, प्राकृतिक अधिकार है। उसके बाद आते हैं रूसो। रूसो भी सामाजिक अनुबंध की बात करते हैं और समानता की बात करते हैं, ठीक है। तो 2 लोग सामाजिक अनुबंध की बात कर रहे हैं, एक रूसो हो गया और एक हॉब्स हो गया, ठीक है, हॉब्स हो गए, ठीक है ना। आते हैं मॉडर्न एरा में भी क्या कोई व्यक्ति है जो नेचुरल लॉ मतलब गॉड से संबंधित विधि का मान्यता देता है, तो रोल्फ स्टैमलर, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, विधि क्या है, परिवर्तनशील विषय वस्तु का अध्ययन विषय है, ठीक है। फिर आते हैं लोन फूलर, इन्होंने वैधानिकता के 8 सिद्धांत दिए, इन्होंने कहा विधि के 8 सिद्धांत दिए, ठीक है। उसके बाद आए जॉन फिनिस, इन्होंने बेसिक ह्यूमन आवश्यकताओं, वस्तुओं या अधिकारों की बात की, ठीक है। और उसके बाद आए एचएल हार्ट,
इन्होंने कहा नेचुरल लॉ में जो लॉ है वो क्या है, सर्वाइवल के लिए अति आवश्यक है। मतलब एज ए ह्यूमन किसी के हर व्यक्ति के सर्वाइवल के लिए नेचुरल लॉ होना अति आवश्यक है। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लॉ, की पॉइंट्स जो हम नेचुरल लॉ में पढ़ते हैं। पहली बात, नेचुरल लॉ का पहला कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, जो नेचुरल लॉ होना चाहिए वो यूनिवर्सल होना चाहिए। नेचुरल देखो, ये मोरल मैंने पहले बोला था, मोरल होना चाहिए, है ना। इसका क्या मतलब है कि विश्व में चाहे कोई इंसान है, विश्व में कहीं भी रहते हैं, ठीक है, भले देश अलग है, रिलीजन अलग है, जो अलग अलग भेदभाव है, बट उनके कुछ मोरल अधिकार हैं, जैसे कि जीवन का अधिकार, ठीक है। मोस्टली ये सब कुछ किसमें आना चाहिए, नैतिकता के अंदर आने चाहिए, ठीक है। ओके, और दूसरा, इनकी विधि पॉजिटिव लॉ से अलग होती है, ठीक है। पॉजिटिव लॉ क्या है, अभी हम आगे एनालिटिकल स्कूल पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे, ठीक है। तो सकारात्मक कानून से अलग होता है नेचुरल लॉ, और सार्वभौमिक नैतिकता को मानता है। और एक चीज यहाँ पे और इनके अनुसार विधि क्या होनी चाहिए, जस्टिस प्रदान करने वाली होनी चाहिए, न्यायपूर्ण होनी चाहिए। जो विधि न्याय नहीं प्रदान करती वो विधि है ही नहीं। चलो, ओके। फिर आता है नेचुरल राइट्स। कौन से 3 नेचुरल राइट्स नेचुरल लॉ मानता है, तो जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ये तीनों नेचुरल राइट है जो नेचुरल लॉ मानता है। और किसने दिया था, तो अभी हमने देखा जॉन लॉक ने दिया था, जेएल ने, ठीक है। जेएल ने नहीं दिया था, ठीक है, जेएल ने दिया था, जॉन लॉक ने दिया था। उसके बाद चलो, हमने पहले देखा कुछ मैक्सिम्स देखेंगे, ठीक है, क्योंकि नेचुरल लॉ ओल्ड है और मोस्टली मैक्सिम्स भी ओल्ड है। मतलब मैक्सिम्स क्या होती हैं, लैटिन भाषा या किसी भाषा, इंग्लिश भाषा में एक कहावत की तरह होती है, ठीक है। चलो, ये हमने देखा लेक्स इंजस्टा, लेक्स मतलब विधि, इंजस्टा मतलब इनजस्टिस, मतलब क्या, जो न्याय नहीं करती, न्याय नहीं करती, अन्यायपूर्ण है। और नॉन एस्टलिक्स, इसका मतलब है अनजस्ट लॉ इज नो लॉ। चलो, अन्यायपूर्ण कानून कोई कानून नहीं है। वो विधि जो अन्याय करती है, न्याय नहीं कर सकती, वो विधि नहीं है, ठीक है। किसके अनुसार, नेचुरल लॉ के अनुसार। दूसरा है जस्ट नेचुरल। जस्ट नेचुरल का अर्थ होता है प्राकृतिक कानून, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं किसी कानून की बात हो रही है तो कोई कहेगा ये जस्ट नेचुरल, मतलब ये कानून जो है तो ये तो प्राकृतिक कानून है। और जैसे जीवन का अधिकार हो गया, जीवन का अधिकार क्या है, नेचुरल लॉ है, जस्ट नेचुरल है, ठीक है। नाउ ये थर्ड है एक्टस नॉन फेसी रियम नीसी मेंस सिट रिया। इसका अर्थ होता है कोई भी कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन दोषी ना हो। दोषी मन आवश्यक होता है। देखो, आईपीसी पढ़ा है ना, बीएनएस, मेंस रिया सुना होगा। किसी भी अपराध को करने के लिए मेंसरिया अति आवश्यक होता है। बिना मेंसरिया के, मतलब बिना दोषी दिमाग के, जहां पर आप उस कार्य को नहीं समझ रहे हो कि वो अपराध है कि नहीं, तब तक वो कार्य अपराध नहीं होगा, अर्थात आपको दंड नहीं दिया जाएगा। जैसे जैसे कि 7 साल से कम के बच्चे को तब तक दंड नहीं दिया जाता, क्योंकि माना ही नहीं जाता वो दंड कर सकता है। या कोई विधिक रूप से पागल है, विधिक पागल है, ठीक है। नाउ, तो ये फैक्ट करता है एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मेंस सिट्रिया। इसका मतलब होता है ऐसा कोई कार्य जो बिना दोषी मन के किया गया है, वह कार्य अपराध नहीं होगा, भले कुछ कार्य हुआ है, किसी की हत्या ही क्यों ना हुई हो। ये भी नेचुरल लॉ का नियम है, ठीक है। ऑडी अल्ट्रम पार्टम हियर द अदर साइड, दूसरे पक्ष को सुने। इसका क्या अर्थ होगा, ठीक है। हमने देखा है कि जब कोर्ट में सुनो कार्रवाई होती है, तो एक रूल होता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ केस है, ठीक है, जिस पर आरोप लगे हैं, उसको भी कोर्ट सुनेगा। बिना उसको सुने कभी भी सजा नहीं दी जाती, ठीक है। इसी को कहते हैं कि दूसरे पक्ष को सुनना। मतलब देखो, अब मान लो कि उसको सुन लिया, उसने अपना तर्क रखा, फिर पहले वाले पक्ष ने जिसने आरोप लगाया था उसको फिर से सुनो, अगर उसके पास साक्ष्य है। चलो, तो बिना किसी को सुने उसको दंड नहीं दिया जाएगा। तो इसका था ऑडी अल्ट्रम पार्टम, ठीक है। तो ये पार्टम है। जब मैं पहले पढ़ती थी मैं इसको ऑडी अल्ट्रम पल्ट्रम पढ़ती थी, ठीक है। पार्ट है ये, ठीक है, याद रखना पार्टम। इसको याद कैसे करना है, देखो,
अगर आंसर राइटिंग करनी है तो याद ही करना पड़ेगा, कम से कम एक मैक्सिम तो याद ही करना पड़ेगा, एक दो इसमें, ठीक है। ओके, लेकिन अगर एग्जाम में पूछ लिया तो कोई भी मैक्सिम देकर अर्थ पूछ सकता है ना, तो ये वाला याद करना सबसे इजी है। कैसे? देखो ये वाला भी याद करना आसान था, मैक्सिम रिया वाला है ना, मीन्स सिट रिया वाला। नेचुरल लॉ वाला भी आसान था, और लेक्स इंजस्टा वाला भी आसान था। ये वाला और आसान है, क्यों? देखो ये लिखा हुआ है ऑडी। हम सुनते क्या है? हम ऑडियो सुनते हैं कभी कभी, है ना। ऑडियो मतलब गाना लगा दे भाई, ऑडियो सुना लगा दे कोई। ऑडियो मतलब होता है सुनना, है ना। यहीं से आया ये ऑडी से, ठीक है। ऑडी गाड़ी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। अगला मैक्सिम है, नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ नो जज इन आवन केस, सेक्शन 497 सीआरपीसी। बीएनएस का बीएनएस का कौन सा सेक्शन है, नीचे कमेंट में लिखना, ठीक है, अगर पता हो तो। क्या कहता है सेक्शन? कोई भी व्यक्ति अपने ही केस में जज नहीं बनेगा, ठीक है। ये नेचुरल लॉ का रूल है। नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, ठीक है। नेमो जुडेक्स, तो इसको मैंने ऐसे याद किया था। अभी बोल दूंगी, बोल दोगे बीजेपी वाले ने, नरेंद्र मोदी जुडेक्स इन कॉजा सुआ, ठीक है। नेमो मतलब न से नरेंद्र, मुंह से मोदी, ठीक है। जुडेक्स मीन्स जज, तो नरेंद्र मोदी जी अपने केस में जज नहीं बनेंगे, ठीक है। याद करने के लिए बोल रहे थे हम। देखो कोई भी व्यक्ति है वो अपना ही केस नहीं सुन सकता एज ए जज, ठीक है। और इस वाले मैक्सिम के अनुसार किस प्रकार उस केस में वो जुड़ा हो सकता है? जाहिर सी बात है, या तो उसके खिलाफ ही आरोप हो, ठीक है, या उसके पक्ष में केस चलने वाला हो, या वो अन्य प्रकार से, जैसे कि किसी प्रकार के हित से जुड़ा हो, आर्थिक हित से जुड़ा हो, ठीक है, या वैचारिक हित से जुड़ा हो, है ना, इत्यादि से, ठीक है। चलो अगला है, सैलुस पोपुली एस्ट सुप्रीमा लेक्स वेलफेयर ऑफ पीपुल इज सुप्रीम। इसका अर्थ है जो है, देखो सुप्रीमा मतलब सबसे ऊपर रखा जाएगा विधि, ठीक है। इसका अर्थ है कोई भी विधि तब सुप्रीम होगी जब उससे लोगों का कल्याण हो, ठीक है। ओके, मतलब विधि का उद्देश्य होना चाहिए कि, विधि का प्रथम उद्देश्य क्या होना चाहिए कि उससे लोगों का कल्याण हो। अगला है इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसार, इग्नोरेंस ऑफ लॉ नो एक्सक्यूज। देखो हमने पढ़ा है, आईपीसी में पढ़ा था, ठीक है, विधि की भूल और तथ्य की भूल। तो ये वाला इग्नोरेंसिया का मतलब क्या होता है? इग्नोरेंस, ठीक है, ओके, अज्ञानता। ज्यूरिस, ज्यूरिस मतलब विधि होगी, नॉन एग्जीक्यूट से, तो यहाँ ये इसका अर्थ होगा एग्जीक्यूट, ठीक है, एक्सक्यूज, ठीक है। ओके, तो इग्नोर इसका हो गया इग्नोरेंस ऑफ लॉ नो एक्सक्यूज। अगर आपको किसी बात की, किसी विधि का ज्ञान नहीं था, ठीक है, तो आप उसका जो है बचाव नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल कोई क्या करे, किसी का मर्डर कर दे और कोर्ट से कहे सर हमको पता ही नहीं था कि मर्डर करना भी अपराध होता है ना। तो इसलिए में बहुत सिंपल सा लगता है। तुमको एग्जाम्पल बताते हैं, केस था, ठीक है। एक व्यक्ति था, वो एक दिन, मान लो फॉर एग्जाम्पल 10 तारीख को पड़ोस वाले देश में गया, ठीक। जब यहाँ से वो गया 10 तारीख को, तो एक कार्य किया, मान लो फॉर एग्जाम्पल मान लो शादी थी, तो यहाँ पर बहु विवाह अपराध नहीं था, यहाँ गया उसने वो कार्य किया, कि मेरे देश में भी वो अपराध नहीं है, ठीक है। जब वो करके लौटा वो काम, तो इसको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर इस व्यक्ति ने कहा मुझे तो पता ही नहीं था ना, मुझे तो इस विधि का ज्ञान ही नहीं था कि अब ये अपराध हो गया है। कोर्ट ने कहा नहीं, हम इसके लिए आपको नहीं जाने देंगे, आपको सजा मिलेगी। नहीं तो हर कोई बोल दे साहब हम तो पढ़े लिखे नहीं, हम तो ये नहीं, हम तो वो नहीं है, तो किसी को दंड न मिले, है ना। ना अगला है डैमनम साइन इंजूरिया, ठीक है, थर्ड में पढ़ा हुआ है डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, कानूनी चोट के बिना क्षति। कानूनी चोट का क्या मतलब होता है? यहाँ पे अगर आपके विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है तब आपको क्षति मिलेगी, नहीं मिलेगी, और अगर आपके कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ है तभी आपको क्षति मिलेगी। इसके लिए आप फ्रॉड भी पढ़ेंगे। चलो ओके, तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट केस देख, ओके, तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट केस देख लेते हैं। मैंने दोबारा बोला कि मुझे लगा शायद पहली बार आवाज नहीं गई है, ठीक है। सो केसेस में अंदर नहीं जाएंगे, पढ़ा हुआ है।
बट कौन कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे केस है जो नेचुरल लॉ से संबंधित है, ठीक है। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला बहुत जाना पहचाना केस है ना। नेचुरल लॉ वैल्यूज लाइक बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन, जस्टिस एंड फ्रीडम अपहेल्ड, कॉन्स्टिट्यूशन हैज ए मोरल डायमेंशन, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत दिया गया था केशवानंद भारती में, ये क्या है, नेचुरल लॉ की वैल्यू को दिखाता है, ठीक है। मेनका गांधी में वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 21 के अंतर्गत पर्सनल लायबिलिटी मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रिजनेबल, ठीक है। ये क्या दिखाता है, फुलर्स इनर मोरालिटी ऑफ लॉ, ठीक है। तो फुलर जो है, तो मोरालिटी, इनर मोरालिटी ऑफ लॉ की बात करते हैं। मोरालिटी किससे संबंधित है, नेचुरल लॉ से। मेनका गांधी के केस में क्या कहा गया था कि जो स्वतंत्रता है, ठीक है, पर्सनल लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, वो फेयर और जस्ट होनी चाहिए, ठीक है। ओके। तीसरा है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। देखो क्या है ये, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें कोर्ट ने कहा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्रिंसिपल्स, नेचुरल लॉ वैल्यूज इन एब्सेंस ऑफ डोमेस्टिक लेजिस्लेशन। तो विशाखा का केस क्या है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित है, ठीक है। उस समय कोई कानून था नहीं, तो उन्होंने क्या कहा कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में जो प्रिंसिपल थे उससे संबंधित, मोरल वैल्यू से संबंधित, नेचुरल लॉ से संबंधित, उनको जो है लागू किया, ठीक है। ओके। नाथ फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। इसने क्या किया, आर्टिकल 377 को क्या किया, पार्शियली रूप से बंद कर दिया। क्या था, सॉरी, आर्टिकल सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी क्या था ये, जारता। इसमें क्या था कि अगर किसी औरत का किसी दूसरे आदमी के साथ, मैरिड वुमेन है और किसी अन्य आदमी के साथ अफेयर है एक्सेप्ट हिज हस्बैंड, तो उस औरत की गलती प्रथम दृष्टया नहीं मानी जाती थी, आदमी की गलती मानी जाती थी, ठीक है। 377 से ये कॉन्सेप्ट ही समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि इस आधार पर अगर आप चाहें तो दोनों पक्ष का तलाक ले सकते हो, बट ये अपराध नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, अपराध नहीं है मतलब नैतिक चीजें अपराध नहीं है, सो ये नेचुरल लॉ के विरोध में भी है ना। ना एक यूनाइटेड स्टेट का कुछ केस देख लेते हैं। ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन 1954, नेचुरल लॉ ऑफ इक्विटी, सेपरेट बट इक्वल डॉक्ट्रिन स्ट्रक डाउन, ठीक है। ओके, ये याद रखना, ये इस केस में हुआ था, बस इस पे क्वेश्चन आएगा बस, अगर आएगा तो। रॉय वर्सेस वेडी, नेचुरल राइट्स टू प्राइवेसी एंड बॉडीली ऑटोनॉमी एम्फेसाइज्ड। मॉडर्न इन्फ्लुएंस, अरे यार मेरी पेन साइज नहीं चल रही, ठीक है। वर्तमान में क्या प्रभाव है नेचुरल लॉ का, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो सीधे से प्रभाव दिखता है, जैसे हमारे प्रेम्बल में है, मेंशन जैसे जस्टिस, न्याय की बात हो रही है, लिबर्टी, इक्विटी इत्यादि, ये सब क्या है, सिर्फ नेचुरल लॉ के सिद्धांत है, ठीक है। नेचुरल लॉ क्या है, आइडियल रूप से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाया गया है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ठीक है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, ये सब क्या है, नेचुरल लॉ के भाग है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय विधि में जैसे यूडीएचआर है जो ह्यूमन राइट्स की बात करता है, ये भी जो कि ह्यूमन राइट्स जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू इक्विटी, ये सब नेचुरल लॉ का जो सामान्यतः मानव जीवन से संबंधित अधिकार है, नेचुरल लॉ का भाग है, ठीक है। बेस्ड ऑन नेचुरल राइट्स, डिग्निटी, लिबर्टी एंड इक्विटी, एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस refers to general principles of law recognized by civilized nation और रिफ्लेक्शन ऑफ नेचुरल लॉ, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ पढ़ोगे तो वहां पे समझ में आएगी। चैलेंज क्या है वर्तमान में नेचुरल लॉ स्कूल के सामने, डिफिकल्ट टू डिफाइन यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मोरालिटी। ऐसी मोरालिटी, देखो नेचुरल लॉ क्या कहता है कि मोरल विधि क्या होनी चाहिए, मोरालिटी के समान होनी चाहिए, या जो विधि है वो क्या होनी चाहिए, मोरल रूप से राइट होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। दूसरा कहता है कि विधि यूनिवर्सल भी होनी चाहिए। अब कौन सी विधि है जो यूनिवर्सल होगी, इसको डिफाइन करना बड़ा कठिन है, ठीक है। कहीं कहीं पर वुमेन राइट्स की बात हम करते हैं, वो महिलाओं को अधिकार देना चाहिए। कहीं कहीं पर जो धार्मिक एरिया हो जाता है वहां महिलाओं के अधिकारों को काट दिया जाता है। तो अब कौन सा इसमें से अधिक मोरल होगा, तो जहां पर महिलाओं को धार्मिक रूप से अधिकार नहीं दिया जा रहा उनके लिए ये मोरल है, और जो समान इक्विटी की बात करता है उनके लिए
ये मोरल है, ठीक है। मे बिकम सब्जेक्टिव आर इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजन और आइडियोलॉजी। अगर हम नेचुरल लॉ की बात करें तो नेचुरल लॉ क्या हो सकता है, किसी सोसाइटी से किसी रिलीजन से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि नेचुरल लॉ क्या मानता है, डिवाइन लॉ, गॉड की उपस्थिति को मानता है, ठीक है। इसके बाद हमें इसका कंक्लूजन लिखना है आंसर का, जो कि मैंने एक वर्ड लिख दिया है, ठीक है। तो क्या है कंक्लूजन, कंक्लूजन मैंने फिर बोला कि एक शॉर्ट एस्से जो तुमने उसका इंपॉर्टेंस समझाया है पूरे आंसर का, वो लिखना है। और अगर तुम और एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो तो ये लिख सकते हो, नेचुरल लॉ इज नॉट द एनिमी ऑफ लीगल ऑर्डर बट इट्स सोल। प्रोफेसर एल कहते हैं कि जो प्राकृतिक विधि है वो विधिक जो ऑर्डर है उसका दुश्मन नहीं है, बल्कि जो विधिक स्थिति ऑर्डर है उसकी आत्मा है, ठीक। ओके, चलो एमसीक्यू टाइम, कुछ क्वेश्चंस भी लगा लेते हैं। पिछली वाली क्लासेस में मैंने तुरंत क्वेश्चन पूछा, तुरंत आंसर किया, यहाँ पर मैं 5 सेकंड का टाइम दूंगी, ठीक है। ओके, हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी इन मेडिवल पीरियड। तो नेचुरल लॉ स्कूल का पिता किसे कहा जाता है। नाउ देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कि जो मेडिवल पीरियड है, मध्यकालीन समय, उसमें नेचुरल लॉ का फादर कौन है, ठीक है। आंसर है सोक्रेटिस, थॉमस एक्विनास, जॉन लॉक एंड ह्यूगो ग्रोसियस। नाउ आपको मैं 5 सेकंड का समय देती हूँ, फिर आप बताओ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा थॉमस एक्विनास, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ एक्विनास 4 टाइप्स ऑफ लॉ। देखो हमने देखा एक्विनास ने 4 टाइप ऑफ लॉ बताया था, ठीक है। एक इथर्नल होना चाहिए, दूसरा नेचुरल होना चाहिए, तीसरा डिवाइन होना चाहिए, चौथा ह्यूमन होना चाहिए। ये देखा था हमने, है ना, इंड एच या EDNH ऐसे करके देखा था। तो कौन सा नहीं होगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट लॉ। क्यों, क्योंकि सामाजिक जो लॉ पढ़ेंगे हम, स्कूल पढ़ेंगे, सोशल स्कूल, ठीक है, सोशोलॉजिकल स्कूल, उसमें होगा, ठीक है। ओके, द मैक्सिम लेक्स इन जस्ट नॉन लेक्स मीन्स। इस मैक्सिम का क्या मतलब, जो लेक्स का मतलब होता है विधि, इनजस्टा का मतलब होता है जो अन्यायपूर्ण हो, नॉन का मतलब होगा नहीं, लेक्स का मतलब है विधि। चलो देखते हैं क्या अर्थ होगा। कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है, कानून सर्वोच्च है, अन्यायपूर्ण कानून कोई कानून नहीं है, कानून का हर समय पालन किया जाना चाहिए। तो बहुत अच्छे से देख लो, लेट्स 2 बार आ रहा है, विधि 2 बार आ रहा है, इसमें किसमें 2 बार विधि 2 बार आ रहा है, ये अन्यायपूर्ण भी आ गया, तो आंसर होगा सी। ये तीनों आंसर नहीं होंगे, ठीक। Who among the following believed natural law exists independent of divine will? निम्न में से कौन मानता है कि जो नेचुरल लॉ है, ठीक है, प्राकृतिक विधि है, वो डिवाइन विधि नहीं है, बल्कि इससे स्वतंत्र है। देखो, और जो भी ये व्यक्ति है, ये है नेचुरल लॉ स्कूल का है, ठीक है। इसका मतलब कि हर नेचुरल लॉ के जो ज्यूरिस्ट है या फिलोसफर है, वो नेचुरल लॉ को एज ए डिवाइन लॉ नहीं मानते, मतलब डिवाइन लॉ को अलग मानते हैं, नेचुरल लॉ को अलग मानते हैं। इतना बड़ा, इतना ह्यूज कंट्रोवर्सी कौन कर सकता है, तो नेचुरल लॉ स्कूल का होकर भी नेचुरल लॉ को डिवाइन लॉ से अलग कर दे रहा है, तो इतना ह्यूज कंट्रोवर्सी कर रहे हैं ह्यूगो, ठीक है। चलो, which ancient philosopher distinguished between natural justice and legal justice। कौन सा एंशिएंट फिलोसफर है, मतलब कौन सा फिलोसफर जो नेचुरल लॉ स्कूल का है, उसने नेचुरल जस्टिस और लीगल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय और विधिक न्याय, विधिक न्याय मतलब जो हमें कानून न्याय देगा, और नेचुरल लॉ जो हमें नेचुरल लॉ स्कूल से आता है, ठीक है, सिद्धांतों पर आता है, में अंतर स्पष्ट किया है। इसका आंसर होगा अरस्तु। चलो, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, जॉल, JL नॉट J, ठीक है, इन्होंने नेचुरल राइट्स इंक्लूड किया, कौन से 3 नेचुरल राइट्स इन्होंने दिए, कौन से 3 नेचुरल राइट्स को इन्होंने नेचुरल लॉ स्कूल का आधार माना है। तो पहला होगा लिबर्टी, स्वतंत्रता, दूसरा होगा लाइफ, एंड तीसरा होगा प्रॉपर्टी। स्वतंत्रता,
जीवन और प्रॉपर्टी, तो कौन सा है? लिबर्टी, इक्विटी, जस्टिस, ना। डिग्निटी, सिक्योरिटी, वेल्थ, नो। रिलीजन, ये भी नहीं होगा। आंसर नंबर बी। Which of the following is a criticism raised by legal positives against natural law? निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना विधि प्रत्यक्षवादियों द्वारा प्राकृतिक कानून के विरुद्ध दी गई है? मतलब कौन से पॉजिटिव लॉ स्कूल के व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा है, जिन्होंने नेचुरल लॉ का विरोध किया है, ठीक है, और किस आधार पर किया है? सो इट लैक्स मोरल रीजनिंग, ना, इस आधार पर कर ही नहीं सकते क्योंकि प्राकृतिक जो विधि है वो मोरल की ही बात करती है, तो ये आंसर नहीं होगा। इट इग्नोर्स ह्यूमन डिग्निटी, भैया नेचुरल लॉ तो मानो कि मोरल की ही बात कर रहा है, तो मोरल में तो ह्यूमन डिग्निटी आएगी, ये नहीं होगा। इट इज वैग्यू एंड सब्जेक्टिव, चलो ये वाला भी छोड़ते हैं। इट इज टू रिजिड एंड फिक्स, ये तो नहीं होगा क्योंकि नेचुरल लॉ फिक्स्ड नहीं है, ये भी परिवर्तनशील है ना। चलो तो ये नहीं होगा, तो ये होगा थर्ड। क्या मतलब है इसका कि जो नेचुरल लॉ है वो अस्पष्ट है और व्यक्ति पूरक है, ठीक है, सब्जेक्टिव है, ठीक है, तो आंसर नंबर थर्ड होगा। तो यहाँ पे आंसर आप याद नहीं कर सकते, आप क्या करो यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक लगा लो, ठीक है। व्हिच फिलोसफर आर्ग्यूड फॉर नेचुरल लॉ बेस्ड ऑन रीजन एंड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक ह्यूमन गुड्स? किस दार्शनिक ने तर्क पर आधारित प्राकृतिक कानून के लिए तर्क दिया और बुनियादी मानवीय वस्तुओं की अवधारणा पेश की? तर्क पर आधारित प्राकृतिक कानून और बुनियादी मानवीय वस्तु, तो आपको ये याद रखना है, बेसिक ह्यूमन गुड्स, ठीक है। कौन होंगे? एच.एल. हर्ट होंगे, रुडोल्फ होंगे, जॉन फिनिस होंगे, या रोनाल्ड होंगे? सो इसका आंसर होगा जॉन फिनिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच लीगल मैक्सिम रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ फेयर हियरिंग अंडर नेचुरल लॉ? प्राकृतिक विधि के अंदर कौन सी मैक्सिम फेयर हियरिंग, ठीक है, दूसरे सुनने के अधिकार की भी बात करती है, ठीक है, दूसरे पक्षकार को सुना जाए, हियरिंग मतलब ऑडियो, है ना। चलो नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ, ये नहीं होगा। नेमो का क्या बताए थे? नरेंद्र मोदी जी अपने ही केस में जज नहीं हो सकते, ठीक। सेलस पोपुली एस्ट सुप्रीमा लेक्स, सुप्रीमा लेक्स से इसको याद करना था कि जो भी विधि बनानी चाहिए उसे हमेशा लोगों के अधिक से अधिक भले के लिए होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी सुनने की बात नहीं हो रही है। डेमन साइन इंजूरिया, ठीक है, ये भी नहीं होगा क्योंकि इन तीनों में किसी में ऑडियो नहीं आया है, ऑडियो मतलब ऑडी, मैक्सिमम ऑडी कह जाएगा, तो ये आर्ट्रम पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the Supreme Court expanded the scope of Article 21, right to life and liberty, using natural law concepts of justice and fairness in which landmark case? किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का विस्तार किया और राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी कॉन्सेप्ट का भी क्या किया? विस्तार किया, और बताया कि इसको जस्टिएबल और जस्टिसफुल और फेयरफुल या फेयरनेसफुल होना चाहिए, ठीक है, विथ फेयरनेस होना चाहिए। तो केस था मेनका गांधी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच केस रिफर टू इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट्स बेस्ड ऑन नेचुरल लॉ, ठीक है, किस मामले में यौन उत्पीड़न के विरुद्ध दिशा निर्देश तैयार करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार उपकरणों प्राकृतिक कानून पर आधारित का उल्लेख, ठीक है, आधा क्वेश्चन आ गया किया गया। सो हमने बोला कि जो केस था यौन उत्पीड़न से संबंधित, कोई प्रेजेंट लॉ, ठोस लॉ देश में नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया कानून बनाने के लिए और कहा इंटरनेशनल लॉ उस में जो ह्यूमन राइट्स उस यौन उत्पीड़न से संबंधित या मानवाधिकार से संबंधित है वहां से आप इसका एग्जाम्पल लेकर इसको बनाइए। तो केस था, ठीक है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट केस है ये सारे केस, ठीक है। इन विच केस डिड द दिल्ली हाई कोर्ट डिक्रिमिना, अच्छा, decriminalize consensual homosexual acts, invoking the principle of human dignity and autonomy.
किस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने मानवीय गरिमा और स्वायत्तता के सिद्धांत को हवाला देते हुए सहमति से समलैंगिक कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया? ठीक है, किस केस में कोर्ट ने कहा कि अगर आपसी सहमति से समलैंगिक संबंध बनाए जाते हैं तो ये ऐसे कार्य अपराध नहीं होंगे? ठीक है, तो विशाखा वाला होगा ही नहीं, हमने देखा यौन उत्पीड़न से संबंधित था। ठीक है, केस वर्णन भारतीय होगा नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट का केस है। उल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल, ये भी नहीं होगा। तो होगा नाज फाउंडेशन वर्सेस, देखो नाज याद रखना, वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, द फेमस यूएस केस ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल लॉ बीइंग यूज्ड टू एस्टेब्लिश व्हिच फंडामेंटल प्रिंसिपल? ये बोल रहा है ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो केस था, ये जो केस है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और किस नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल को स्टेब्लिश किया गया था? ठीक है, देखो जब ये केस आया था ना, बहुत ज्यादा नस्लीय भेद था, अफ्रीकी लोग, ब्लैक व्हाइट वगैरह बहुत होता था, है ना, तो ये नस्लीय से संबंधित है। ठीक है, कहाँ गया, राइट टू प्राइवेसी ऑलरेडी वहां पे है, उचित प्रक्रिया संविधान में है। ठीक है, लिबर्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, ये भी अधिकारी है। ठीक है, तो कौन से प्रिंसिपल को स्थापित किया गया था? नस्लीय समानता को। ठीक है, ओके, इफ यू थिंक इट्स हेल्पफुल प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में टुमारो और ओके हमारा, चलो अगला क्लास हम देखेंगे हम लोग हिस्टोरिकल।